नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आखिरकार आज संसद में नकल रोकने को लेकर, नकल माफिया की नकेल कसने को लेकर एक कड़ा कानून संसद में पारित हो गया। यह देश के स्टूडेंट्स की, देश के जो नौजवान हैं, जो देश की जेनजी है, यह उसकी बड़ी जीत है, क्योंकि वो यही तो चाहते थे कि ये जो नकल माफिया है, जो नकल का सिस्टम है, इसको ठीक किया जाए और इसको रोका जाए। हालांकि ये एक पक्ष है, क्योंकि ये कानून पारित हुआ, उसको लेकर सोनम वांगचुक, जिन्होंने 26 दिन तक इस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल की थी, उन्होंने इस मसले पर खुशी जताई। ये कानून पारित होने पर उन्होंने खुशी जताई है। अब सवाल यह उठता है कि यह तो नकल माफिया को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून है। अब यह सवाल उठाया जा रहा है, इससे पहले की प्रक्रिया उसका क्या? जाहिर सी बात है, इसके लिए सरकार पहले ही नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी बना चुकी है, और हाई पावर्ड कमेटी जो एग्जामिनेशन का पूरा सिस्टम है, जो ढांचा है, उसको लेकर अब वो काम करेगी और कैसे नकल माफिया या पेपर लीक जो है उसको रोका जाए, उसको लेकर काम करेगी। तो ये पहल शुरू हो चुकी है, इसलिए जेनजी को तो शुक्रगुजार होना चाहिए, जेनजी को शुक्रिया भी कहना चाहिए, और जेनजी को इस बात के लिए शुभकामनाएं भी देनी चाहिए, बधाई भी देनी चाहिए कि आपके आंदोलन के कारण ये सब कुछ हो पाया। तो इसलिए सोनम वांगचुक तो खुश हैं, लेकिन जो आंदोलन जीवी हैं वो खुश नहीं है। सोनम वांगचुक खुश है, आंदोलन जीवी खुश नहीं है, क्योंकि आंदोलन जीवियों का मकसद सिर्फ नकल को रोकना था ही नहीं। उनका मकसद आप अच्छी तरह से समझते हैं, और मुझे लगता है आंदोलन जीवियों का मकसद देश की जेनजी को, देश के युवाओं को समझना चाहिए। राघव चड्ढा ने, आज सांसद हैं, आज उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, लेकिन नेताओं को फुटेज चाहिए। स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, पर नेताओं को फुटेज चाहिए। अब स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, उसके लिए लगातार धड़ाधड़ काम किए जा रहे हैं, लेकिन नेता तो फुटेज खाने में व्यस्त है। मैंने कल भी आपसे पूछा था, कल भी आपको ये बताया था, उसका जवाब मुझे कोई दे नहीं पाया था कि भाई ये जो कानून आया, इस कानून को लेकर विपक्ष ने ऐसे कौन से 5 बेहतरीन सुझाव दिए जिससे ये कानून और असरदार हो सकता है। कल भी कोई सुझाव विपक्ष की तरफ से, कोई बहुत रचनात्मक, कोई बहुत बढ़िया सुझाव विपक्ष की तरफ से आया हो, ऐसा संसद की बहस में नहीं दिखा, और ये आज भी नहीं दिखा। राज्यसभा में भी यही स्थिति रही। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं कि भाई मामला तो पेपर लीक था, मामला तो स्टूडेंट्स हैं, अब इसके बीच गौमूत्र, मनुस्मृति, इडियट, अंधभक्त, ये सब कहां से आया? मतलब असंसदीय शब्द से लेकर के गोमूत्र और मनुस्मृति तक। अब इसका स्टूडेंट से क्या लेना देना, परीक्षाओं से क्या लेना देना है, हमें तो नहीं समझ में आया। इसीलिए मुझे लगा राघव चड्ढा ने सही कहा कि स्टूडेंट्स को जो है वो जस्टिस चाहिए, पर नेताओं को फुटेज चाहिए। तो ये मनुस्मृति, इडियट, अंधभक्त और साथ साथ जो है गौमूत्र, ये सब कह करके नेता फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ देश खड़ा है, और जब नेता फुटेज खाने की कोशिश करे तो देश को ही नहीं, जेनजी को भी उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे ये गौमूत्र, ये तुम्हारे जो बाकी मुद्दे हैं, मनुस्मृति है, तुम्हारा इडियट है, इसमें मेरा मुद्दा कहाँ है? ये देश के जेनजी को सवाल पूछना चाहिए, और आज हम यही सवाल पूछेंगे। पेपर लीक की लड़ाई आखिर गौमूत्र और मनुस्मृति पर क्यों आई? भाई समझा दीजिए, क्यों आई? इसी पर आज चर्चा होगी। इससे पहले जरा देखिए क्या कुछ मुद्दे उठाए गए संसद में, और ये सब सुनिए, देखिएगा। मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई, और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे
कुछ होने वाला नहीं है। ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना। 33 साल तक जो ये काम ना कर सके वो आज अंजाम होने जा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है इस देश में कुछ ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी थिंकर होंगे जो इसका भी आकलन करेंगे कि 33 साल वो क्या कारण थे जिस कारण से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्थापित ना की गई। सिलेबस जो बदल रहे हैं आप, उसमें ये भी आ रहा है, ये क्या है, शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से देवी अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी तथा वेद मंत्र धारण करने पर। सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है। जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे, ये ओरिजिनल नहीं है। विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एंड शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनुधरा। पहले राज्यों के हाथ में था पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट या कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, इतने घपले नहीं होते थे। इसलिए मेरा ये मत है, सुझाव है कि पहले की तरह नीट को राज्यों को नीट की बजाय राज्य अपने तरीके से करें कि नीट को खत्म कीजिए, राज्यों को इसका अधिकार दीजिए। जब 1993 का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने खुलेआम कहा था हमारी सरकार आएगी, कोई लड़का फेल नहीं होगा, और धुआंधार नकल हुई। बच्चे जाते थे किताबें लहराते हुए एक पार्टी का जिंदाबाद बोलते हुए, और महोदय वहीं से शिक्षा माफिया की, नकल माफिया की शुरुआत हुई। और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश नकल माफिया की राजधानी बन गई। दूसरे स्टेट के बच्चे आते थे, एग्जाम देने आते थे। तो चलिए, इस सारी बहस के बीच कम से कम एक नकल विरोधी कड़ा कानून पारित हुआ। इसके लिए जो है कम से कम बधाई देनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आंदोलनजीवी इसको लेकर बधाई देंगे या उनको लग रहा है कि उनके हाथ से एक मुद्दा चला गया तो एक नए मुद्दे पर जंप कर दिया जाए। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सोनम वांगचुक ने इसका समर्थन किया है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि अच्छा है ये कानून पारित हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी वो कह रही है इससे कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ने भी कल यही कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। तो सवाल यह, जिससे हो सकता था ऐसा कोई सुझाव दे देते, लेकिन सुझाव नहीं दिया। और कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसको ये बिल नहीं चाहिए था, नकल रोकने के लिए कानून नहीं चाहिए था, तो फिर क्या चाहिए था, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। इस सब पे चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ रोहन गुप्ता जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हैं। निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। यश भारती समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और प्रणय कुमार जी शिक्षाविद हैं, मेरे साथ जुड़े हुए। चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ रोहन गुप्ता, निखिल जैन 1.5 मिनट आपसे। निखिल जैन, राहुल गांधी ने तो कल ही कह दिया कि भाई इस कानून से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि अच्छा हो गया। ठीक है, तो क्या माना जाए कि कानून अच्छा है, खराब है? और अगर इस कानून से कुछ नहीं होने वाला तो मैं ये चाहूंगा कि 1.5 मिनट में अगर आप बता सकें तो ऐसे 5 विषय जरूर बताइएगा जो कांग्रेस या विपक्ष ने इसमें सुधार के लिए बताए हो। 6-6 घंटे बहस हुई, तो अगर कोई सुझाव बताया हो, जो नहीं हुआ तो वो बताइएगा। चलिए 1.5 मिनट आपके। अशोक जी,
ये सरकार को ना भ्रांतियां फैलाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। पेपर लीक को रोकने के लिए कानून की मांग हो रही थी, एजुकेशन रिफॉर्म की मांग हो रही थी। सरकार ने 2024 में एक ऑलरेडी पारित एक्ट में, अधिनियम में एक अमेंडमेंट लाया, एक संशोधन लाया और उसको एक नया पेपर लीक कानून बना दिया। राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा कि किस तरीके से ये अमेंडमेंट केवल पनिशमेंट बिल है, ये पेपर लीक रोकता नहीं है, पेपर लीक होने के बाद सजा जो है वो ज्यादा करवाता है। सरकार ने इस रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई, वो कमेटी अपना जांच करेगी, जो सजेशन देगी सरकार शायद मान ले, उनकी आशा करता हूं मैं मान लूं, क्योंकि आपने ये कहा कि विपक्ष ने सुझाव कौन सा दिया। पहली बात तो ये एक मैं भ्रांति क्लियर कर दूं, विपक्ष का काम केवल सुझाव देना नहीं होता, मुख्य तौर पर विपक्ष का काम होता है जवाबदेही मांगना, सरकार से सवाल मांगना। विपक्ष के पास कोई ब्यूरोक्रेसी, डिपार्टमेंट, एडवाइजर ये सब नहीं होता, ये सरकार के पास होता है। सरकार का काम है सोल्यूशन निकालना, विपक्ष का काम है दिक्कत दिखाना, ताकि उस दिक्कत को देखकर सरकार सोल्यूशन निकाल सके। और जब भी राहुल गांधी ने या विपक्ष के किसी भी साथी ने सोल्यूशन देने की सरकार को कोशिश करी है, सरकार ने बिल्कुल उनकी नहीं सुनी। दूसरी बात, इस आंदोलन का सबसे मुख्य धारा जो थी, जो सेंट्रल थीम थी, वो ये था जवाबदेही। जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान की हुई, उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा उनको, छात्रों के आगे झुककर, विपक्ष के आगे झुक के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 20 जुलाई को जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उसकी जवाबदेही कब होगी? अमित शाह इस्तीफा कब देंगे, या कम से कम जवाब कब देंगे? अभी तक तो वो संसद भी शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। जेनजी को आपने कहा कि जेनजी को शुक्रिया करना चाहिए कि सरकार ने ये अमेंडमेंट पास कर दिया। अब शुक्रिया वो करें ना करें वो खुद देख लेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा शुक्रिया करने जैसा उन्होंने कुछ काम करा है। चलिए, सरकार जिसने 26 दिन स्टूडेंट्स के लिए भूख हड़ताल की, उसने तो शुक्रिया कर दिया। बाकी लोग कुछ हवा में हैं तो उनकी अलग बात है। लेकिन मुझे अच्छा लगा निखिल जैन ने आज बड़े साफ गोई शब्दों में कह दिया, और मुझे लगता है देश को देखना चाहिए कि भाई विपक्ष का काम सॉल्यूशन देना नहीं है, विपक्ष का काम आंदोलन करना, सॉल्यूशन दिक्कत दिखाना है ना सर। ठीक है, वही आंदोलन करके। अच्छा, एक छोटा सा, क्योंकि जेनजी पे चर्चा हो रही है तो जेनजी का एक जोक चल रहा है, बता दो। आपने राघव चड्ढा का जिक्र करा ना, बाद में 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड आऊंगा, रुकिए, इतना अधीर मत होइए। चलिए रोहन गुप्ता जी, भाई आपने कानून बना दिया, इससे क्या होगा? इससे तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल अशोक जी, और आपने सही बोला, निखिल भाई ने दिल से बात की कि विपक्ष का काम दिक्कत दिखाना, सही में दिक्कत पैदा करना बोल रहे थे, वो दिक्कत दिखाना हो गया कि विपक्ष का सिर्फ काम है दिक्कत पैदा करना, और वही काम कर रहा है विपक्ष। पूरे देश का छात्र देख रहा है अशोक जी, अगर ये पहली सरकार है जो इस प्रकार का कड़ा बिल लेके आई, और 60 साल के कांग्रेस के पाप धोने का काम ये सरकार कर रही है, और 12 साल में वो काम आधा हो चुका और आधा हो जाएगा। 2024 में जो लॉ पास किया उसमें लगा कि 2 साल में, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ती और उसमें क्या हो सकता है, हाई पावर कमेटी का गठन किया, उसके बाद में लॉ में और स्ट्रिंजेंट उसमें बदलाव लाए गए। राधाकृष्णन कमेटी के 101 सुझाव थे अशोक जी, उसमें से सिर्फ 27 सुझाव बाकी है, बाकी सारे इंप्लीमेंट हो गए। 57 पार्शियल कंप्लीट इंप्लीमेंट हुए, 10 पार्शियल इंप्लीमेंट हुए, 27 अंडर प्रोसेस है, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। यही सरकार की मंशा है, ये सरकार ने करके दिखाया कि हम 2 लॉ पास किए, राधाकृष्णन कमेटी किया, उसके बाद में हाई पावर कमेटी किया। विपक्ष ने क्या किया? सही बोला निखिल भाई ने, रकस पैदा किया। उनको लगा कि यार कोई ये जो कुछ बट रहा था कोई ले गया और हम रह गए। ये जो क्रेडिट चोरी की गेम थी, उनको लगा हम तो पीछे रह गए, कांग्रेस जनता पार्टी को स्टूडेंट्स को मिल गया, हम तो रह गए। तो वही प्रयास में पूरा जो सदन चला गया, जिस प्रकार से उनके नेता की आप भाषा देखिए, जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज देखिए, माइक बंद करके चालू करके बोले मेरी आवाज, कब तक आप ये इमोशनल कार्ड खेलेंगे? दिस इज नॉट अबाउट कांग्रेस, ये अबाउट छात्र है। ये बिल था, पूरे देश के छात्र देख रहे थे कि सत्ता पार्टी ने क्या किया और विपक्ष ने क्या किया। विपक्ष उसमें बुरी तरीके से राजनीति करके फेल हो चुका है। ओके, तो मुझे तो लगता है कि विपक्ष को भी सॉल्यूशन देना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने कह दिया, निखिल जैन कह रहे हैं कि भाई हमारा काम सॉल्यूशन देना तो है नहीं, भाई इस देश की समस्याएं हैं, सरकार की समस्याएं सरकार जाने। हाँ, हमारा काम मनुस्मृति को उठाना जरूर है, हमारा काम एक उच्च कोटि के एक ऐसे प्रोफेसर जिसकी क्षमता का दुनिया लोहा मान रही है, हमको उसको गोमूत्र कहकर उसको डिस्क्रेडिट करने का हमारा काम है। और हमारा काम जो है संसद के अंदर 3 इडियट, मनुस्मृति, ये सब करना है, हमारा काम सॉल्यूशन देना नहीं है। तो विपक्ष का अगर यही काम है तो मुझे लगता है देश देख रहा है कि देश को ऐसा, मैं तो कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, इस देश में सरकार और विपक्ष 2 पक्ष होते हैं। जब संसद में हंगामा होता है तो विपक्ष कहता है कि भाई सरकार, देश को जो संसद है चलाना, वो जो है वो सरकार का काम है। लेकिन वैसे कुछ होगा तो कहेंगे नहीं, सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर देश चलाते हैं। तो अगर दोनों मिलकर देश चलाते हैं और विपक्ष की यही भूमिका है तो फिर अच्छी बात है। मनुस्मृति और गोमूत्र से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं निखिल जैन।
चलिए अशोक जी, आपने क्योंकि और रोहन जी ने भी इतनी बारी पूछ लिया कि विपक्ष ने सुझाव क्या दिया, तो विपक्ष ने एक सुझाव ज़रूर दिया था कि जिन भी पुलिस वालों ने बर्बरता करी छात्रों पे, वो वीडियोस हमने देखी हैं कि कैसे एक लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में लाठी मारी गई, लाठी पे कीले लगा के बच्चों को मारा गया, टीयर गैस और लाठीचार्ज साथ में हुआ, पेलेट गन की फायरिंग हुई, पटना में तो AK-47 की फायरिंग हो गई। विजुअल्स हैं, सबने देखे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, हर जगह है। सरकार को सुझाव दिया गया कि इन ऑफिसर्स को आप आइडेंटिफाई करिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। क्या सरकार ने इसके लिए कोई आयोग, कोई कमेटी बनाई? क्या सरकार ने कहा हम ये कर देंगे? नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का क्या इस्तीफा हुआ? नहीं हो पाया। एक मिनट निखिल जैन, एक मिनट कुछ आप मतलब एक वो आपका रिकॉर्ड बना के लाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको अपडेट भी करते रहिए। खबरें मेरे ख्याल से आप सुबह पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? जो मैंने एक भी बात बोली वो झूठ थी या सवाल निखिल जैन, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। खबरें पढ़ते हैं कि मतलब एक चैनल से दूसरे चैनल और एक एजेंडा वो लेकर उस चैनल में भी वही बोलना, उस चैनल में भी मतलब अपडेट कर लेना चाहिए थोड़ा सा आपको। एक मिनट सुनेंगे, अपडेट अपने आप को कर लेना चाहिए। मुझे लगता है वो अच्छा रहता है, क्योंकि अननेसेसरी जो है मतलब वही रिकॉर्ड बिहार में निलंबित हो चुका है वो। कौन? ठीक है, बिहार जिसने AK-47 से गोली चलाई निलंबित हो चुका है। अच्छा, वो AK-47 कोई जवान अपनी मर्जी से दिखा देता है। ओके आप ये बताइए ना, कोई जवान ठीक है। अब मैं देखिए इनकी मंशा बता देता हूं। की फायरिंग क्या उस जवान ने अपनी मर्जी से करी थी या डीजीपी के ऑर्डर से करी थी? अब मैं इनकी मंशा बता देता हूं। देखिए, अब एक देश ये देखे, मैं आज फिर से कह रहा हूं, और अगर देश में लोगों को थोड़ी सी भी समझ होगी तो समझ जाएंगे। ये पूरा का पूरा मामला स्टूडेंट्स के मामले से शुरू हुआ। स्टूडेंट्स की डिमांड मानी गई, आज भी उन्हीं का मामला। स्टूडेंट्स अपने घर चले गए, लेकिन इस सारे के बीच योगेंद्र यादव जो राहुल गांधी के सलाहकार है, उन्होंने एक बात कही थी, और उनकी जो एक बात कही थी, आप देख लीजिए, निखिल जैन हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, वो सब इस वक्त उसी लाइन पर हो। और हाँ, जवाबदेही कैसे तय होगी? योगेंद्र यादव के शब्द थे, ये देश अब चुनाव से और संसद से नहीं चलेगा, ये देश अब सड़क से और जो है आंदोलन से चलेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, गृह मंत्री जी खींच के लाएंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं गृह मंत्री को खींच के लाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि इस देश को नेपाल बनाने की बात यूं ही नहीं कही जा रही थी। ये जो समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के समर्थक जो जंतर मंतर को लेकर के सब जगह पर ये नारे लगा लेते ना, भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा गया था। ये इसलिए कहा गया था क्योंकि इनकी मंशा थी देश को बर्बादी की आग में झोंकने की। लेकिन हम जो है इसको कामयाब नहीं होने देंगे, देश कामयाब नहीं होने देगा। ठीक है, प्रणय कुमार जी से मैं, क्योंकि मामला एजुकेशन का है, प्रणय कुमार जी बताएंगे। प्रणय कुमार जी बताएंगे। सबको हटाइए, मैं बच्चों की बात कर ले। हटा दीजिए। अब मैं बता देता हूं। हटा दीजिए, सबको हटाइए। इन्होंने सवाल पूछा, मैं बताता हूं। माइक काट दीजिएगा क्योंकि उनको तकलीफ होगी। अशोक जी, सर मैं आ रहा हूं, प्रणय जी 1 मिनट आ रहा हूं। निखिल जी ने पूछा बच्चों से, अरे भाई मैं अपडेट कर रहा हूं ना, बच्चों से बर्बरता हुई, तो हमने कहा बच्चों के साथ मारपीट हुई, कुछ जेन्युइन स्टूडेंट थे जिनके साथ गलत हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारा झूठ है, कुछ सच है। जैसे निखिल जैन और पूरा का पूरा इकोसिस्टम ये कह रहा है। अब मैं जो कह रहा हूं उसका जाके दुनिया भर फैक्ट चेक कर लीजिए और चुनौती दे दीजिएगा। एक महिला के साथ, एक महिला जो प्रदर्शनकारी थी, उसके साथ एक पुलिसकर्मी ने गलत किया, वो जो डंडा वो कर रहे थे गलत किया, उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसको हटा दिया गया। पैलेट गन पर यह सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा उपद्रवियों को रोकने के लिए पैलेट गन का कई बार इस्तेमाल होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, पूरा का पूरा ये विपक्ष जो है चिल्ला रहा है लड़की के कपड़े फाड़े, एक वीडियो नहीं है, एक पूरा झूठ है। किसी लड़की के कपड़े फाड़े नहीं है, कुछ नहीं है, झूठ बोला है। हां, कुछ बच्चे जो जेन्युइन थे उनके साथ गलत हुआ, उसको लेकर पुलिस की तरफ से, उसके लेकर सरकार की तरफ से कुछ एक्शन हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अब जिन पत्थरबाजों को, आप तो देश में संविधान लेकर, अभी निखिल जैन के हाथ में संविधान है ना, ये संविधान क्या कहता है? देश अदालत से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, सड़क से चलेगा या आंदोलन से चलेगा?
भाई बाबा साहब ने तो कहा था कि संसद से चलेगा, संविधान से चलेगा, और इसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि जिन आंदोलनकारियों ने, जिन लोगों ने वहां पर लाठी चलाई, जिन लोगों ने वहां पर, उन्होंने कहा पुलिस की कार्रवाई संभाल के रखी जाए, उसका रिव्यू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो वहां पर उपद्रवी थे, गुंडे थे, मवाली थे, जिन्होंने जो पुलिस पर पथराव किया, जिन्होंने आंदोलन को हिंसक करने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट कहता हूं तो मैं साफ कह रहा हूं, यह देश सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, संसद से चलेगा। यह देश जैसे कांग्रेस चाहती है, सड़क से, आंदोलन से, अराजकता से, वो नहीं चलेगा। बहरहाल बात स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं पहले यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दा क्या था, मुद्दा स्टूडेंट्स का इशू था। प्रणय जी, आप शिक्षाविद हैं, मेरा सीधा सवाल है कि क्या ये कानून जो बना, आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी भी बात यही हो रही है कि सिर्फ ये तो जब पेपर लीक हो जाए उसके बाद का है, उसके पहले क्या सिस्टम रहेगा वो भी तो समझ आना चाहिए देश को। अशोक जी, निश्चित पड़ेगा, कम से कम सरकार उस दिशा में प्रयत्न करती हुई दिख रही है। और आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ठीक कहा कि दूसरी ओर चाहे वो आंदोलनकारी छात्र हों, चाहे आंदोलन में सम्मिलित राजनीतिक दल हों, क्या उन्होंने अपने अपने राज्य में कोई मॉडल पेश किया? क्या उन्होंने बताया कि परीक्षा में पेपर लीक इस ढंग से करें तो नहीं होगा? पंजाब में पेपर लीक हुआ, केरल में पेपर लीक हुआ, कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, और इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन क्या उस पर किसी ने बोला? लेकिन मैं उससे बड़े मुद्दे पर एक बार ले जाना चाहता हूं, जहां तक मनुस्मृति की बात है। अशोक जी, आपने स्वयं देखा होगा कि जब जब विदेशी आक्रांताओं की नृशंसता का, उनके द्वारा मंदिर तोड़े जाने का, पुस्तकालय जलाए जाने का इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख हुआ, जब जब मुगलों का हिस्सा थोड़ा कम करके संपूर्ण भारत के इतिहास को पढ़ाए जाने की बात हुई, तब तब इस देश की विपक्षी पार्टियों ने और विशेष रूप से कांग्रेस ने यह तर्क दिया कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा, हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन आज देखिए कितनी चतुराई से, कितनी कुटिलता से ये चयनात्मक ढंग से, सेलेक्टिव ढंग से मनुस्मृति पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। वही मनुस्मृति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता बोलता है। उसी मनुस्मृति में यह कहा गया है कि धीर विद्या, जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अब आप बताइए मुझे कि इसमें एक भी शब्द, चाहे धृति हो, क्षमा हो, या आहिस्ते चोरी नहीं करना हो, या इंद्रियों का निग्रह हो, या ज्ञान की प्राप्ति हो, कोई भी एक लक्षण ऐसा है जिस पर आज कोई विवाद हो सकता है? दुनिया की सभी सभ्यताओं ने बस कंक्लूड कर रहा हूं, दुनिया की सभी सभ्यताओं ने अपने अपने प्राचीन ग्रंथों में जो बातें कही हैं उसका सम्मान किया है, कोई खंडन नहीं किया है। मनुस्मृति के बरक्स ऐसे धर्मशास्त्र जो दुनिया को 2 हिस्सों में बांट कर देखते हैं, मजहबी और गैर मजहबी में बांट कर देखते हैं, जो अपने पराये या काले गोरे में बांट कर देखते हैं, क्या इन्होंने कभी उस पर कुछ बोला? इनको केवल सनातन संस्कृति को लांछित करना है, इनको केवल सनातन समाज को बांटना है, इनको केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है। समाज को बांटने के लिए इन्होंने मनुस्मृति का प्रसंग छेड़ा है, और समाज को बांटने के लिए ही इतने बड़े विद्वान वी कामकोटी, जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने 150 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिन्होंने कई विद्यार्थियों को शोध कराया है, जिन्होंने नवाचार, शोध, इन सब क्षेत्रों में इतना काम किया है कि पिछले कुछ वर्षों से IIT मद्रास QS वर्ल्ड रैंकिंग से लेकर विश्व की अन्य वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अधिक उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे व्यक्ति पर वो प्रश्न क्यों खड़े कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कांची कामकोठी के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा सार्वजनिक रूप से व्यक्त की है। इनका एक ही एजेंडा है, सनातन को बांटो और राज करो। देखिए सर, ये जो प्रोफेसर कामकोटी है ना, इनके साथ अब क्योंकि प्रियंका गांधी जो हैं वो केरल से सांसद हैं,
और केरल में आप जानते हैं, और वहां के शिक्षा मंत्री मुस्लिम लीग के जो नेता हैं वो हैं केरल के शिक्षा मंत्री, मुस्लिम लीग के नेता जो है वो वहां पर इतिहास की किताबें लिख रहे हैं केरल में। और ये केरल कांग्रेस का मेरे पास ट्वीट है, जब इनको पद्मश्री मिला था ना तब भी केरल कांग्रेस ने इसको लेकर के तंज कसा था। तो प्रियंका गांधी वाड्रा वही कर रही हैं जो कांग्रेस की लाइन है, और जो आपने ठीक कहा कि गोमूत्र मनुस्मृति मुद्दे पर बात ना हो, बात अराजकता की। यश भारती जी, आपको लगता है ये गोमूत्र, इडियट और जो है साथ साथ मनुस्मृति, इसका स्टूडेंट से कोई रिश्ता है इन सब का, जो ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा? नहीं, देखिए, मनुस्मृति को जितना मैं दोनों अलग अलग बातें कहूंगा, मुझे उम्मीद है आप मुझे समय देंगे, मेरी बात को रोकेंगे नहीं और आवाज भी म्यूट नहीं करेंगे। देखिए, जो दो बातें चल रही हैं शिक्षा को लेकर और मनुस्मृति को लेकर, तो मनुस्मृति के लिए तो केंद्र सरकार ने खुद रोक लगा दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृति विभाग में शुरू किया, 25 जून 2025 में प्रस्ताव लाया गया और 12 जून 2025 को मना कर दिया गया। इतिहास के बीए ऑनर्स में 19 फरवरी 2025 को प्रस्ताव लाया गया और 4 मार्च 2025 को बंद कर दिया गया। लॉ डिपार्टमेंट में जून जुलाई 2024 में लाया गया और 11 जुलाई 2024 को बंद कर दिया गया। तो केंद्र सरकार तो खुद नहीं चाहती कि मनुस्मृति पढ़ाई जाए दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो वो खुद खारिज करती है उन सब बातों की, जितना भी शिक्षाविद जी अच्छी बातें बता रहे थे। आपने एक मेरा एक काउंटर क्वेश्चन बहुत सही, मेरा निवेदन है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के, मैं आपसे नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपने मेरी बात एक बार पूरी। अरे सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, मेरे छोटे से एक इंटरव्यू के साथ पूरी बात की। आपने बिल्कुल सही कहा, केंद्र सरकार ने बिल्कुल आपने सही कहा। तो सवाल यह है कि आज खड़गे जी को उठाने की जरूरत क्या थी, गौमूत्र लाने की जरूरत क्या थी? बोलिए। उसका जवाब आप जो पक्ष और विपक्ष राजनीतिक विश्लेषक जी को बता रहे हैं कांग्रेस समर्थक हैं, वो बेहतर बताएंगे। खड़गे जी के समर्थक और उनकी पक्ष रखने के लिए वो जवाब बेहतर तरीके से देंगे। मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं, उसके बाद फिर दोबारा प्रश्न पूछ लीजिएगा। मनुस्मृति का मुझे लगता है मैंने जवाब दे दिया कि केंद्र सरकार खुद विरोध कर रही है मनुस्मृति का, वो समर्थन नहीं करती, भले वो कुछ भी कहे। दूसरा जवाब, शिक्षा पे बात। शिक्षा पे आप पेपर लीक पे बात कर रहे हैं, बेहतर परिणाम पे बात कर रहे हैं। शुरुआत कहां से होगी? सरकारी स्कूल बंद करके, सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती ना करके, उसके बाद आप स्कूल चलाने की भी बात कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। एनसीईआरटी जो किताबें छापने का काम करती, हर साल किताबें 6-6 महीने 8-8 महीने तक सेशन आगे बढ़ जाता है, कई बार पूरा सेशन निकल जाता है, पूरी किताबें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। अभी मेरा बेटा 9th क्लास में है और उसको अभी सोशल साइंस की और 1-2 सब्जेक्ट की किताबें अभी तक नहीं है। मार्च में सेशन नया स्टार्ट होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई के भी हम लगभग आखिरी दिन पे है, एक दिन बाद जुलाई भी निकल जाए। कौन जिम्मेदारी लेगा जब किताबें नहीं छप रही हैं? केंद्र सरकार के अधीन आता है एनसीईआरटी। इतनी प्रिंटिंग मशीनें क्या कमजोर हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर हो गई है कि उसको 6-6 महीने लग रहा है, विद्यार्थियों का 6 महीने निकल जाएगा, उसके बाद किताबें आएंगी और अभी भी गारंटी नहीं है कि कब तक आएगी। एक बात। इसके बाद जो आप जिस तरीके से दंडात्मक बात हुई, लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन, आंसू गैस और जो सब बातें गई, स्कूल के अंदर बच्चों को डांटना, मारना, कॉलेज में रैगिंग लेना, सब पे प्रतिबंध लग चुका, सब पे प्रतिबंध लग गया। फिर ये छात्रों के साथ जो इस तरीके का काम हुआ, इस पर कार्रवाई किसी पे नहीं होगी। दोषी कौन है इस पे बात नहीं होगी, और इसको इस बात पे बांट दिया जाएगा कि विद्यार्थी थे, विद्यार्थी नहीं थे। मैं मान लेता हूं सरकार की बात या आप लोगों की बात कि कुछ उपद्रवी आ गए थे, उपद्रवियों के लिए कार्रवाई हुई, और जो लाठीचार्ज, जो घृणित काम हुआ वो तो सबके साथ हुआ। बिहार में AK-47 लेकर के दौड़ता हुआ जवान और फिर गोली चलाता हुआ जो दिखाई दिया, वो तो सबके लिए था। वो एक तो मतलब यश भारती जी, मतलब आप ये कह रहे हैं जब एक भीड़ जो है जिसमें स्टूडेंट थे, जिसमें कुछ गुंडे थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर थे, जब वो संसद की तरफ बढ़े, संसद के दरवाजा तोड़ने के लिए, वो संसद से 100 मीटर पास, तो वहां पर पुलिस को पहले उनके आई कार्ड देखना चाहिए थे कि आप विद्यार्थी हो, या पहले आई कार्ड देखती पुलिस, उनका वेरिफिकेशन करती कि वो उनका अपना आधार कार्ड दिखाओ, अच्छा तुम विद्यार्थी हो, चलो तुमको लाठी नहीं मारेंगे, तुम्हारे साथ वाला कौन है। वैसे इन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी ये भी था, एक विद्यार्थी ये भी था, और ये विद्यार्थी जो है ये अखिलेश, एक मिनट,
एक मिनट, एक विद्यार्थी यह भी था जो भारत की सुरक्षा बलों के सामने खड़ा होकर उनके साथ बदसलूकी कर रहा था, भारत के सुरक्षा बलों को यह कह रहा था कि तुम यहां खड़े हो, बॉर्डर पे चले जाओ, तुम्हारे ये वो ऐसे वैसे करके रील बना रहा था। यह अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का लोकल कार्यकर्ता है और अखिलेश यादव जी का फैन है, इसका पूरा मैंने खंगाला। ये अखिलेश यादव ये अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर आपको तकलीफ तो नहीं होगी। स्टूडेंट नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बना दूं, ये रील बनाने के लिए समाजवादी पार्टी का नेता वहां रील बनाने के लिए गया था, लोगों को भड़काने गया था, और ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो तो कम से कम उसका समर्थन कर दीजिएगा। अशोक जी केवल इतनी ही, अशोक जी अब मैं बोल लूं, अगर रील बन गई हो तो रील तो ये बनाते हैं आपके लोग प्रदर्शन में। अगर आपकी रील बन नहीं, रील तो आपके लोग बनाते हैं प्रदर्शन में। मेरी रील छोड़िए, मेरी रील छोड़िए, बात पूरी कर लूं अशोक जी। नहीं, मेरी रील छोड़िए, आपने रील कहा ना। नहीं, अपने रील बाज को बोलिए ना पहले। एक मिनट, अपने रील बाज पे बोलिए। एक मिनट, नहीं, अपने रील बाज पे बोलिए। चलिए बोलिए, अपने रील बाज पे बोलिए। मेरी बात पूरी खत्म हो, अपने रील बाज पे बोलिए। हाँ, मैं रील बाज पे ही बोल रहा हूँ, मैं रील बाज पे बोल रहा हूँ। रील बन गई है तो मैं अपनी बात खत्म कर लूं। बोलिए। सवाल ये उठता है, आप अमित शाह की पुलिस को, सवाल ये उठता है, रील बाज पे नहीं बोलेंगे, अपने सेना का अपमान करने वाले रील बाज पे नहीं बोलेंगे। अशोक जी केवल एक मिनट साहब, प्रणव जी, एक मिनट मुझे बोलने देंगे? बोलिए। अरे आपको बोलो, रील बाज पे बोलिए ना। आपने मेरी रील की बात करी, आप सुनिए ना यश भारती जी, आपने एक मिनट, आपने मेरी रील की बात करी, अपने रील बाज पे बोलिए, रील बाज पे बोलिए। मुझे क्या बोलना है वो मुझे तय करने दीजिए। नहीं, रील बाज पे बोलने में डर लगता है। मैं रील बाज पे बोल मैं बताता हूं, एक मिनट, मैं बताता हूं इनको क्यों डर लगता है। क्योंकि इस रील बाज ने एक रील और बनाई थी और उस रील में कहा था अगर फलाना करा तो हम सड़क पर आकर तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, सड़क पर। इसलिए यश भारती जी को भी इस रील बाज से डर लगता है। बोलिए, मैं समझ गया, आपका डर जायज है। मैं अपना जवाब दे दूं? बोलिए, मेरा जवाब सुनेंगे? बोलिए। सवाल ये उठता है कि आप इस तरीके से अमित शाह की पुलिस और इंटेलिजेंस को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, आई कार्ड नहीं पूछेंगे। ये सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद होनी, देश की राजधानी है, कौन आया, कैसे आया, कहां आया, और इसमें बड़े बुजुर्ग, माता पिता सब लोग जुड़े थे इस अनशन में। अधिक संख्या विद्यार्थियों की थी। यह जन आक्रोश था सरकार के खिलाफ जो नीट के माध्यम से निकला है, पूरे देश में फैला था। अगर शनिवार इतवार हो बड़े प्रधान के इस्तीफा भी देना पड़ जाता। प्रणव जी, फिर मैं रोहन जी के पास जाऊंगा। देखिए, एक मिनट, सिर्फ मेरा एक कमेंट। ये जो आप कह रहे हैं ना अधिक संख्या छात्रों की थी, ठीक है ना, ये कौन सा आप लोग डेटा लाया मुझे नहीं पता कि डेटा कौन सा है, कहां से लाए हैं। सिर्फ टेलीविजन पर बैठकर कहने से नहीं होता, छात्र उसमें थे, जेन्युइन छात्र थे। अशोक जी आप गए थे? छोड़िए सर, मुझे बाकी। अशोक जी आप गए थे? लेकिन हाँ, मैं गया था। मैं 3 दिन रात को गया था। वीडियो चाहिए, लेकिन आप इस रीलबाज के खिलाफ बोलने से क्यों डर गए? मैं तो वीडियो दे दूंगा, आप रीलबाज के खिलाफ बोलने से क्यों डर गए? क्यों यश भारती, अपने रीलबाज के खिलाफ बोलने से डर लगता है? प्रणव जी बोलिए। सेना का अपमान करने वाले ये लोग आज यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। कभी सेना से सबूत मांगेंगे, कभी सेना को जंतर मंतर पर जो है उसको अपमानित करेंगे और उसके खिलाफ इनसे एक शब्द नहीं निकलता। ये इस देश के नेताओं का हाल है। कम से कम भारतीय सेना को तो छोड़ दीजिए, आप अपनी राजनीति करिए, देश में अराजकता फैलाइए, लेकिन कम से कम भारतीय सेना को छोड़ दीजिए। अपने रीलबाजों को बोलिए कि कम से कम भारतीय सेना को छोड़ दें। प्रणव जी बोलिए। अशोक जी, वह आंदोलन यदि नीट के लिए था तो वहां से कश्मीर की स्वायत्तता की मांग की गई। वह आंदोलन यदि नीट के लिए था तो वहां से धारा 370 की पुनर्बहाली की मांग की गई। वह आंदोलन यदि नीट के लिए था तो वहां प्रेमानंद जी पर टिप्पणी की गई। वहां भारत को बंगाल और नेपाल बना देने के नारे लगाए गए। प्रणव जी इसलिए ओके, अब मुझे इसमें डिटेल में देखिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। अब जो हो गया। सवाल यह है कि अब तो कानून बना, सरकार स्टेप उठा रही है। अब हमें पॉजिटिवली उस पर बात करनी चाहिए कि भाई क्या है, क्योंकि विपक्ष, मैंने पहले ही शुरू में कहा कि सोनम वांगचुक खुश हैं। 26 दिन जो स्टूडेंट्स के मुद्दे पर जिन्होंने भूख हड़ताल की, वो आदमी खुश है, लेकिन आंदोलन जीवी खुश नहीं है, क्योंकि आंदोलन जीवी तो जीते ही आंदोलन पर हैं, जीते ही अराजकता उनका खाना है, और जीते अराजकता पर है, जीते आंदोलन पर है, उनको परेशानी, और उनकी परेशानी दिख रही है। मैं आ रहा हूं अभी रोहन जी, कुछ सवाल आपसे हैं, क्योंकि जो सवाल निखिल ने और इन्होंने उठाए कि भाई छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, मैं पहले उसको लेकर बहुत कुछ कह सकता, लेकिन आपको जवाब देना चाहिए कि भाई ये जो कुछ हुआ इसको लेकर सरकार क्या कर रही है। आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चलो, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि सवाल है कि जो पेपर लीक की लड़ाई थी वो मनुस्मृति और वो गोमूत्र पर क्यों आई? क्या विपक्ष की मंशा इस मुद्दे को भटकाने की है? इसी पर चर्चा करें। लेकिन इस बीच आपको बता दें, परीक्षा संशोधन बिल पर इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश जारी किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को लेकर यह कहा कि पेपर लीक जो माफिया उनको छोड़ा नहीं जाएगा और शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर जो एक संदेश दिया है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि आज संसद से नया कानून पारित हुआ है और उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर सपनों को साकार करें। जो युवाओं के सपने हैं उनको साकार करना है। परीक्षा संशोधन बिल पर इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जो है वो आया और इस संदेश को लेकर हम बात कर रहे हैं। पेपर लीक माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर कहा है कि हम सब मिलकर सपनों को साकार करें। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है।
टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, विश्वस्त परीक्षा इंस्टाग्राम पर यह संदेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक विश्वस्त पद्धति की तरफ बढ़ रहे हैं। आज संसद में एक नया कानून पास हुआ है, उसी को लेकर हम लगातार बात करें। इस वक्त की बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश, और लगातार प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम के माध्यम से, क्योंकि पेपर लीक पहले मामला और उसके बाद ये पूरा मामला जो, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर संदेश दे रहे हैं, लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये प्रधानमंत्री का इंस्टाग्राम पे चौथा संदेश है ये, तो लगातार आज भी जबकि ये बिल पारित हो गया तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस पर जो अपनी बात रखी, विश्वस्त पद्धति की तरफ बढ़ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आश्वस्त कर रहे हैं। अशोक, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज इस अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश में कहा, हम जानते हैं कि आज ही अब कुछ घंटे पहले ही आप देखें तो राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित हुआ और लोकसभा उससे पहले ही पारित कर चुकी है। तो संसद से ये महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें कठोर प्रावधान
परीक्षा अगर कोई लीक मामले में जो आरोपी होते हैं उनको कठोर प्रावधान वाला ये विधेयक है, जो संसद के दोनों सदनों से हम देख रहे हैं कि 2 दिनों के भीतर पारित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है कि विश्व स्तरीय जो परीक्षा पद्धति है उस तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, और दशकों से जो एक समस्या केंद्र और राज्य स्तर पर पेपर लीक की जो झेली जा रही थी, कैसे उस पर पार पाया जा सके, उस ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पेपर लीक ना हो, उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाया जा रहा है। हम जानते हैं अशोक की टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें की अध्यक्षता में वो परीक्षा पद्धति में और एक तरह से सुधार को लेकर ये समिति जो बनाई गई है वो अपने सुझाव देगी। इसके साथ ही साथ कानूनों को और कड़ा करने के लिए हम जानते हैं कि आज ही राज्यसभा में 7 घंटा की चर्चा के बाद ये महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है। लोकसभा इससे पहले ही पिछले दिन पारित कर चुकी है, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और सबसे अहम बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि आगे भी इस तरह के कदम उठाए जाते रहेंगे, यानी जो भी एक जो समिति उच्च स्तरीय बनी है उसके जो सुझाव होंगे उस पर अमल किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि पूरी तरह से फुल प्रूफ विश्व स्तरीय परीक्षा पद्धति हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ा दिन है जब कानूनों को और कठोर किया जाने से संबंधित जो महत्वपूर्ण विधेयक है वो राज्यसभा से पारित हुआ और इसी के साथ संसद से पारित हुआ है। अशोक जी, जाहिर सी बात है शैलेंद्र, जो ये प्रधानमंत्री ने संदेश दिया वो भी एक युवाओं से, क्योंकि जो कंसर्न है वो यूथ का था कि भाई यूथ को लग रहा था पेपर लीक हो रहा है, उससे उनका जो भविष्य है उस पर असर पड़ता है, और इसीलिए ये यूथ की, जेनजी की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक जेन्युइन कंसर्न था। तो सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और अब जो है सीधा प्रधानमंत्री युवाओं से संवाद कर रहे हैं। क्या इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर सीधे युवाओं से कनेक्ट करते हैं और आप देखिए कि जो पिछला वीडियो उन्होंने जारी किया था उसने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया था कि कितने ज्यादा संख्या में उस वीडियो को देखा गया था। दूसरी बात यह है कि जैसे ही एक तरह से छात्रों की तरफ से हमने देखा कि इस समस्या के बारे में जब एक तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, तत्काल सरकार ने तमाम कदम उठाए और जो टास्क फोर्स का गठन किया, उसके बाद कैबिनेट में एक कड़े प्रावधानों वाले विधेयक को मंजूरी दी गई और लोकसभा में फिर राज्यसभा में हमने देखा है कि उस विधेयक को पारित किया गया है। तो एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं और साथ ही साथ ये भी संकेत स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि आगे भी और कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि जो परीक्षाएं होती हैं, जो प्रमुख परीक्षाएं हैं, चाहे वो नौकरियों के लिए हो या फिर प्रवेश परीक्षाएं हो, उनमें गड़बड़ी की, उनमें पेपर लीक की कोई गुंजाइश रहे ही ना, उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पूरी तरह से परीक्षाओं का हो, उस दिशा में हम जानते हैं कि एक के बाद एक परीक्षाओं को उसमें आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। जो टास्क फोर्स, जो उच्च स्तरीय समिति जो सुझाव देगी, उसको भी लागू करने का काम किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई इस तरह का प्रयास करता है, कोई आरोपी पेपर लीक का प्रयास करता है, तो उसको कठोर सजा दी जाए, हर स्तर पर आरोपी को कठोर सजा दी जाए, जुर्माना बढ़ाया जाए। इस तरह का प्रावधान वाले जो बिल है उसको आज राज्यसभा ने पारित किया, जिसमें आप देखिए कि विशेष एक एसटीएफ बनाने की बात है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है और कठोर प्रावधान, जुर्माने सहित कई अन्य प्रावधान किए गए हैं। पहले के मुकाबले जो सजा है उसको भी बढ़ाया गया है। तो एक के बाद एक जो कदम है वो सरकार उठा रही है, जिससे विश्व स्तरीय परीक्षा पद्धति हो और कहीं पर कोई गुंजाइश न बचे कि इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति हो भविष्य में। सरकार चाहती है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में पूरी तरह से एक सबसे बेहतर परीक्षा प्रणाली भविष्य में लागू की जाए। ओके, तो एक बेहतर परीक्षा प्रणाली, विश्वस्त परीक्षा प्रणाली जो है वो देश में लागू हो, इसको लेकर के जो है प्रधानमंत्री ने विश्वास जीता। प्रणय जी, प्रधानमंत्री का संदेश ओवरऑल नकल माफिया को लेकर के जो पूरी बात है कि नकल माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं जो है एक विश्वस्त प्रणाली बनाने की शुरुआत हो सकती है, ये निश्चित होगी। प्रधानमंत्री हमेशा से ही युवाओं के प्रति सजग और संवेदनशील रहे हैं, संवाद की संस्कृति में विश्वास रखते हैं और उनके भविष्य की चिंताओं से को भी समझते हैं। और जब उन्होंने आश्वासन दिया है तो केवल आश्वासन नहीं दिया है, वो कानून पास किया, फास्ट
ट्रैक बनाकर उनकी समस्याओं को सुनने की बात की और अभी इतने महत्वपूर्ण लोगों को कि विशेषज्ञों की समिति बनाकर उनके भी सुझाव आमंत्रित किए हैं, तो निश्चित रूप से हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अनेक असंभव और असाध्य से कार्य को पूरा किया है, देश को भी उन पर विश्वास है, निश्चित ही बदलाव होगा। और एक और बात अशोक जी, इस विषय में हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोचिंग माफिया हो या अन्य जो इन क्षेत्रों में सक्रिय दबाव समूह हैं वो हों, समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी थोड़ी बनती है। ये जो पेपर लीक होते हैं, कोई न कोई तो उसका लाभार्थी होता है। अगर समाज नैतिक स्तर पर मजबूत हो तो सरकारों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालने वाली स्थिति नहीं आएगी। तो इसलिए समाज, सरकार और नागरिक समाज, इनको मिलकर ही मार्ग निकालना होगा और कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करनी। सर, इस देश में नैतिक शिक्षा जो है वो दी ही नहीं जाती, तो समाज की नैतिकता मतलब नैतिक शिक्षा मतलब ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अब जो है उसकी चिंता लोग करने लगे, लेकिन बरसों बरस तक हमने अपनी एजुकेशन में नैतिक शिक्षा को कहीं रखा ही नहीं। वो हमने छोड़ दिया कि भाई वो तो परिवार दे देगा, लेकिन परिवार के साथ साथ ये शिक्षा में भी कहीं नैतिकता की बात होनी चाहिए, वो उस पर तो जाएंगे। लेकिन निखिल जैन, राजनीति एक तरफ छोड़ दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, नकल माफिया एक समस्या है, बड़ी समस्या है, हर जगह समस्या है, और ये किसी एक स्टेट की समस्या नहीं है, देश भर की समस्या है। क्या कड़े कानून बनाने से माफियाओं का शिकंजा कसने के लिए कोशिश नहीं की जा सकती क्या? अशोक जी, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँ कि भाई अगर एक कड़ा कानून बनाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जाए, तो जो नकल माफिया है उसकी जिम्मेदारी, तो क्या उससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा जमीन पर? अशोक जी, अगर एक बारी को जो भी मेरी राजनीतिक इंक्लिनेशन है मैं उसको साइड में हटा के केवल एक वकील की तरह आपको जवाब दूं, तो लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से या पनिशमेंट बढ़ाने से क्राइम रिड्यूस होता है, बट आप देयर इज अ कटीना ऑफ रिसर्च ऑन द मैटर। कड़े कानून बनाने से, पनिशमेंट बढ़ाने से एक्चुअली क्राइम रिड्यूस नहीं होता। ये जो हीनस क्राइम्स होते हैं, रेप, मर्डर, इसके लिए मल्टीपल सोसाइटीज में, इंडिया में भी, बाकी की कंट्रीज में भी इस पे बहुत शोध हो चुका है। और इसीलिए हर कानून के लिए, हर चीज के लिए हर सरकार ये नहीं कहती चलो फांसी की सजा दो, कोई भी सरकार नहीं कहती, बीजेपी की नहीं कहती, कांग्रेस की नहीं कहती। हमें एक ज्यादा बड़े सिस्टमिक रिफॉर्म की जरूरत है, जहां पर हम पेपर लीक करने वालों को 3 साल की जगह 10 साल जेल डालें, ये बात ना हो। बात ये हो कि पेपर लीक हुआ ही क्यों। और इसी चीजों के लिए प्रधानमंत्री से मुझे लगता है कि सोल्यूशन ये है कि प्रधानमंत्री आगे आके समझें कि एक्चुअली यूथ की दिक्कत क्या है। क्योंकि आपने एक रील दिखाई और आप शुरू से जेनजी की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के लहजे में छोटी सी एक चीज कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब रीलें बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि युवा उनसे जुड़ रहा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ना डेलुलू में है कि रील बनाने से युवा जुड़ रहा है। इन सब रीलबाजी से प्रधानमंत्री के ऑरा सिर्फ माइनस होता है। प्रधानमंत्री नीड्स टू टच सम ग्रास, युवाओं से बात करने की जरूरत है। ये एक अराजकतावादी टिप्पणी है, संवाद की संस्कृति को ध्वस्त करने वाली बात है। सर, प्रधानमंत्री का मतलब आप अपने घर में जाके ना छोटे प्रधानमंत्री अगर युवाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी मंशा पर संदेह का कोई कारण नहीं दिखता। अगर हर एक चीज को संशय से देखना उचित नहीं। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, आपने जेनजी की बात करी ना निखिल जी, तो आप इंस्टाग्राम पर होंगे, मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव नहीं था, लेकिन पिछले कुछ समय से होने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर जो हैं एक रील के बाद बढ़ जाए, और आपने उसके बाद जेनजी के, मुझे नहीं मालूम, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बहुत जेनजी के जो सैकड़ों जो जेनजी बना रहे थे पीएम को लेकर, जो वो जेनजी है, मतलब ऐसे नहीं कि जंतर मंतर पर ही जेनजी था, जेनजी बिहार में भी बैठा है, केरल में भी बैठा है। आप उनके रील्स देखिए, वो प्रधानमंत्री से दोस्ती में बात कर रहे हैं कि अच्छा इतने दिन तक मेरे से बात क्यों नहीं की, शिकायत भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं अच्छा आप दोस्त बने हो तो दोस्त बनकर रहना। मतलब लोग इस तरह की लाठी मत मारना, लोग इस तरह की नहीं, वो आपकी भाषा हो सकती है, वो आपकी वो अराजकतावादी भाषा हो सकती है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली पुलिस की भाषा है सर, मैं किसी को लाठी नहीं मारता। जो अराजकतावादी हैं वो अराजकतावादी भाषा करेंगे, लेकिन संवाद की भी बात होनी चाहिए। जो अराजकतावादी है वो गोमूत्र कहेंगे। एक शिक्षक को, IIT का
जो डायरेक्टर है जो अराजकतावादी है उसमें उनको गौमूत्र ढूंढेंगे, मतलब 150 जिसके शोध पत्र उनको परेशानी कोई गौमूत्र को लेकर के, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आपने बहुत सही कहा, आपने बहुत सही कहा। आपने कांग्रेस के लीडर ऑस्कर फर्नांडिस, अब है क्या कांग्रेस की जो अब लीडरशिप है वो अराजकतावादी, नहीं तो कांग्रेस में एक समय में ऑस्कर फर्नांडिस जैसे नेता थे, उन्होंने संसद में गौमूत्र के ऊपर कहा कि गौमूत्र के क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? ये ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा था, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो अराजकतावादी भाषा बोलती है और इसीलिए जो है अब वो ऑस्कर फर्नांडिस जैसे लोग कांग्रेस में रहे नहीं, तो ये दिक्कत है। अब इसमें क्या करे गौमूत्र को? बल्कि अशोक जी एक वाक्य केवल बोलने दें। जो लोग पैराशूट से टपकाए गए, जो लोग पैराशूट से टपकाए गए वो अनुभव की आंच में तपे हुए साधकों की तपस्या को नहीं समझते। अशोक जी मौका हमको भी मिल जाएगा। चलिए सर, नहीं अभी बिल्कुल समय ओके खत्म हो गया, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है सर, लेकिन जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, उम्मीद करेंगे कुछ अच्छा जो है देश में हो और उसको लेकर कुछ अच्छे सुझाव भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे कल मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, नमस्कार।